प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 14 चल रहा है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं। गत क्लासेस के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की परिभाषाओं का अध्ययन किया, जिसमें हमने मध्यवर्ती, अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, इनके विभिन्न प्रकार इनमें अंतर टेबल के माध्यम से अध्ययन किया था। परीक्षा की दृष्टि से भी वो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक, निवेश या इन्वेस्टमेंट। क्या है निवेश? एक वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। अब यहाँ वर्ष शब्द से तात्पर्य क्या है? एक लेखा वर्ष से है। और लेखा वर्ष कौन सा होता है? किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि है, उसको हम एक लेखा वर्ष बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए कि लेखा वर्ष की अवधि या वित्तीय वर्ष की अवधि, तो हमें क्या लिखना है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? लेखा वर्ष कहते हैं या वित्तीय वर्ष कहते हैं। पूंजी स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए, पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहते हैं, लेकिन में थोड़ा सा डिफरेंस है निवेश में और पूंजी निर्माण में। वो क्या डिफरेंस है? देखिए, निवेश की परिभाषा में आगे हमने लिखा है, यह उत्पादन पर किए जाने वाला व्यय होता है, अर्थात ऐसा व्यय जो उत्पादन को बढ़ाने के काम आता है। तो क्या तात्पर्य हुआ कि पूंजी निर्माण में से वह भाग, अर्थात पूंजी निर्माण का वह भाग जो उत्पादन बढ़ाने के काम आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। तो क्या तात्पर्य हुआ निवेश से? एक लेखा वर्ष में पूंजी स्टॉक में होने वाला वह परिवर्तन जो उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात उत्पादन बढ़ाने के काम आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट आई से शुरू हो रहा है, इसको हम डेल्टा आई से भी सिंबल करते हैं और डेल्टा के से भी सिंबल करते हैं। डेल्टा शब्द से तात्पर्य क्या है? परिवर्तन। हमने पहले भी अध्ययन किया है कि जहां हम डेल्टा लिखते हैं उससे क्या तात्पर्य होता है? परिवर्तन तात्पर्य होता है। परिवर्तन से आप समझते हैं कि बढ़ना या घटना कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है, इसके 2 घटक हैं निवेश के। एक आता है स्थिर निवेश, दूसरा आता है माल सूची निवेश। देखिए, स्थिर निवेश से क्या तात्पर्य है? हमने उत्पादन के साधनों में पढ़ा था कि उत्पादन के साधन 2 प्रकार के, स्थिर एवं परिवर्तनशील। तो यदि एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की जो स्थिर परिसंपत्तियों या स्थिर साधनों पर जो उत्पादकों के द्वारा व्यय किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर निवेश कहते हैं। तो जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां हैं, उनके स्टॉक में वृद्धि या परिवर्तन। अब परिवर्तन शब्द से क्या तात्पर्य है? घटना या बढ़ना। तो वृद्धि होती है, इसका मतलब निवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप वृद्धि लिखते हो, इसका मतलब सिर्फ बढ़ना, और परिवर्तन लिखते हो, इसका मतलब बढ़ना या घटना। तो एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, अर्थात उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ती या घटती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर निवेश कहते हैं। पुनः एक बार कि क्या है स्थिर निवेश? एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। स्टॉक शब्द से तात्पर्य भंडार, स्टोरेज जो भी है, तो उनमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? स्थिर निवेश कहलाता है। या आप सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों के द्वारा जो स्थिर परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त व्यय किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्थिर निवेश कहलाता है। या स्थिर परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय स्थिर निवेश कहलाता है। दूसरा आता है माल सूची निवेश। देखिए, उत्पादकों के द्वारा उत्पादन करने के लिए उन्हें कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। उस कच्चे माल से तैयार अर्धनिर्मित या तैयार वस्तुएं भी उनके पास उपलब्ध होती है। तो एक लेखा वर्ष की अवधि में, यहाँ वर्ष शब्द से क्या तात्पर्य है? एक लेखा वर्ष। कौन सा लेखा वर्ष? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि, जिसको हम वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। तो माल सूची निवेश से क्या तात्पर्य है? लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। तो एक लेखा वर्ष में
माल सूची में जो उसके स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसको हम कैसा निवेश बोलते हैं? माल सूची निवेश बोलते हैं। अर्थात कोई भी उत्पादक निवेश को दो जगह पर कर सकता है। एक तो वह स्थिर परिसंपत्तियों को बढ़ाने में अपना निवेश कर सकता है, दूसरा वो स्थिर परिसंपत्तियों के बजाय, अब इसका हम उदाहरण ले तो वो मान लीजिए मशीनों पर जो उसका किया गया व्यय है वो क्या है? स्थिर परिसंपत्तियां हैं, इसलिए क्या है? स्थिर निवेश है। तो दूसरा निवेश वो कहां कर सकता है? माल सूची निवेश कर सकता है। तो माल सूची निवेश में कहां व्यय करेगा? या तो वो कच्चा माल खरीदेगा, या वो अर्ध निर्मित वस्तुएं खरीदेगा, या उसके पास जो तैयार वस्तुएं उपलब्ध है वो उसका क्या है? स्टॉक है। क्योंकि एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष के दौरान उसने स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय नहीं करके किस पर निवेश किया है? किस पर खर्च किया है? माल पर खर्च किया है। इसलिए कैसा निवेश है? माल सूची निवेश है। तो वर्ष के कैसे निकालेंगे? वर्ष के अंत में माल सूची का स्टॉक, अर्थात लेखा वर्ष के अंत में उसके पास कितनी वस्तुएं पड़ी हुई है उनका स्टॉक, और माइनस वर्ष के प्रारंभ में माल सूची का स्टॉक। मान लीजिए उसके पास वर्ष के अंत में टोटल 50 वस्तुएं पड़ी हैं, वर्ष के प्रारंभ में 10 वस्तुएं थी, तो 50 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 40। अर्थात उसने 40 वस्तुओं के बराबर क्या किया है? माल सूची निवेश किया है। तो माल सूची निवेश में 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल हो सकती है, अर्थात उसके पास 3 प्रकार का उत्पादन हो सकता है। उसके पास वर्ष के अंत में या प्रारंभ में जैसे भी है तैयार वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, उसके पास अर्ध निर्मित वस्तुएं हो सकती है, और उसके पास कच्चा माल हो सकता है। अर्थात इन तीनों वस्तुओं पर एक लेखा वर्ष की अवधि में कोई भी उत्पादक जितना खर्च करता है वो उसका कैसा निवेश है? माल सूची निवेश। तो हमने निवेश की परिभाषा और उसके 2 घटक, स्थिर निवेश अर्थात स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन, किस पे? जैसे मशीनों पर किया गया वह हो गया। दूसरा माल सूची निवेश, माल सूची के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन कब? एक लेखा वर्ष की अवधि में। 3 प्रकार की वस्तुएं इसमें, तैयार वस्तुएं, अर्ध निर्मित वस्तुएं और कच्चा माल। अब आता है सकल निवेश। सकल से तात्पर्य होता है ग्रोस या कुल। क्या तात्पर्य होता है? ग्रोस या कुल व्यय। तो सकल निवेश क्या हो जाएगा? स्थिर निवेश प्लस माल सूची निवेश, अर्थात इन दोनों पर जो किया गया व्यय है उनका यदि योग कर दिया जाए, अर्थात स्थिर निवेश क्या है? स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन प्लस माल सूची निवेश क्या है? माल सूची के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन। इन दोनों का यदि योग कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? हमें सकल निवेश मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लेसन के नेक्स्ट टॉपिक, शुद्ध निवेश क्या है, मूल्यह्रास क्या है, उनकी हम व्याख्या करते हैं। चलते हैं शुद्ध निवेश या नेट इन्वेस्टमेंट। सकल निवेश को ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं और शुद्ध निवेश को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या तात्पर्य है नेट इन्वेस्टमेंट से? सकल निवेश में से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को घटाने पर प्राप्त शेष निवेश, यानी सकल निवेश में से यदि स्थिर परिसंपत्तियों का जो मूल्यह्रास होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है, उसको यदि घटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध निवेश मिल जाएगा। तो शुद्ध निवेश कैसे निकालेंगे? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अब यहां से एक सवाल भी आ सकता है, आपको सकल निवेश और मूल्यह्रास दे दिया जाए और शुद्ध निवेश पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा करके शुद्ध निवेश निकाल सकते हैं। इसी से हम 2 फॉर्मूले और प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको सकल निवेश पूछा जाए तो देखिए सकल निवेश है, इसके माइनस में मूल्यह्रास है। यदि मूल्यह्रास को इधर ले जाएं बराबर के इस साइड में तो किसका हो जाएगा? प्लस का, अर्थात सकल निवेश बराबर हो जाएगा शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। तो यदि सवाल आए, आपको शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास दिया है, सकल निवेश पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए आ सकता है, आपसे मूल्यह्रास पूछा जा सकता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश दे दिया जाए तो देखिए चूंकि मूल्यह्रास इधर किसका है? माइनस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक इसी प्रकार शुद्ध निवेश इधर किसका है?
प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, अर्थात मूल्यह्रास बराबर हो जाएगा सकल निवेश, शुद्ध निवेश को इधर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा शुद्ध निवेश। तो इस प्रकार से इन तीनों फॉर्मूला से हम सवाल हल कर सकते हैं यदि परीक्षा में सवाल आता है तो। अब एक शब्द आया है मूल्यह्रास, उसकी परिभाषा 1 नंबर की आ सकती है परीक्षा में कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। देखिए पूंजी स्टॉक, चूंकि हमने पूंजी स्टॉक से तात्पर्य क्या लिया था, स्थिर परिसंपत्तियां, मशीनें, औजार, तो 1 वर्ष की अवधि के दौरान इनके अंदर होने वाला क्षय, घिसावट या टूट फूट, अर्थात जो मशीनें होती है, जैसे नई खरीदी, आपने उस पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1 साल के बाद उसकी कीमत 40,000 रह गई, तो 10,000 रुपये का क्या है, मूल्यह्रास है, क्योंकि 10,000 रुपये उस वस्तु की, उस औजार की, उस मशीन की कीमत में क्या आई है, कमी आई है। किस कारण से, उसकी घिसावट के कारण, या उसकी कोई टूट फूट हो गई, उस पर खर्च हो गया, या जैसे भी उसका कोई क्षय हो गया। तो जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं, वर्ष के अंत में घिसावट, टूट फूट या क्षय के कारण जो उनके मूल्य में कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। इसी मूल्यह्रास को जब सकल निवेश में से घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध निवेश मिलता है। नेक्स्ट आता है घरेलू सीमा एवं सामान्य निवासियों की अवधारणा। ये क्या है, देखिए इसको समझिए। घरेलू सीमा से तात्पर्य किसी भी देश की भौगोलिक सीमा से है। मान लीजिए कोई भी XYZ देश है, उसकी सीमा में रहकर कोई भी नागरिक, चाहे वो अमेरिका का है, जापान का है, नेपाल का है, इंडियन है, मान लीजिए भारत देश की सीमा है, इस देश की सीमा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्रिया के माध्यम से जो कुछ भी कार्य करता है, तो ये कैसी अवधारणा है, ये घरेलू सीमा की अवधारणा है। अर्थात इस सीमा के भीतर किसी भी देश का नागरिक कोई भी आय अर्जित करता है तो उसका यदि घरेलू सीमा के तरीके से योग किया जाए तो उसकी आय को इसमें शामिल किया जाएगा। कैसी सीमा, किसके अंदर, घरेलू सीमा की अवधारणा के अंदर। तो घरेलू सीमा से क्या तात्पर्य है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य है, और उसमें रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक है, वो चाहे उस देश का नागरिक नहीं है। नेक्स्ट आती है सामान्य निवासियों की अवधारणा। सामान्य निवासियों की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, सामान्य निवासियों से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसको किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। नागरिकता से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए 2 देश है, कोई भी A और B मान लेते हैं हम, तो यदि A देश का नागरिक B देश में रह रहा है और उसके पास A देश की नागरिकता है, तो B देश में रहते हुए जो भी वो आय अर्जित करेगा, सामान्य निवासियों की अवधारणा के अनुसार उसकी आय को A देश की आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि नागरिक कौन से देश का है, A देश का है। और इसी प्रकार से यदि B देश का नागरिक A देश में रह करके आय अर्जित कर रहा है, तो सामान्य निवासियों की अवधारणा के अनुसार उसकी आय को B देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। तो सामान्य निवासियों की अवधारणा से तात्पर्य क्या है, उस व्यक्ति विशेष की नागरिकता से है, अर्थात वो व्यक्ति जिस देश का नागरिक है, जिस देश की नागरिकता उसे मिली हुई है, उस देश की राष्ट्रीय आय में उसकी आय को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो चाहे वो B देश वाला A देश में रह रहा है या A देश वाला B देश में रह रहा है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम ज्ञात करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय, उसको उस समय हम क्या करते हैं, सामान्य निवासियों की अवधारणा के अनुसार राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये क्या है, सामान्य निवासियों की अवधारणा के अनुसार प्राप्त आय है, NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। कैसे प्राप्त होगी, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। जैसे मान लीजिए हम कि A देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो घरेलू साधन कौन से होंगे, A देश के साधन। यहां साधनों से तात्पर्य व्यक्ति या जो भी है जो राष्ट्रीय आय अर्जित कर रहे हैं। तो घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, अर्थात A देश के साधन B देश में रहते हुए जो आय अर्जित करेंगे उसमें से घटा दिया जाए किसको, विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। विदेशी साधन कौन से होंगे, B देश के साधन जो A देश में आय अर्जित कर रहे हैं।
तो घरेलू साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय उसमें से घटा दिया जाए किसको, विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। अर्थात ए देश के साधनों द्वारा बी देश में अर्जित आय में से यदि बी देश के साधनों द्वारा ए देश में अर्जित आय को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसे आ जाएगी, क्योंकि ए देश के साधन किसमें अर्जित कर रहे हैं, बी देश में, विदेश में अर्जित कर रहे हैं। तो विदेशों वाला जो इसमें से घटा दिया जाएगा तो बचा हुआ भाग होगा वो कहां से अर्जित होगा, फिर विदेशों से अर्जित आय होगा। तो ये होगी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या NFIA। नेक्स्ट, इसकी 1 नंबर की आपको ये समीकरण या परिभाषा आ सकती है, तो हमें इसको याद करना है। नेक्स्ट आता है विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विशुद्ध या शुद्ध या नेट एक ही बात है। क्या होते हैं, सबसे पहला अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। देखिए कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। 2 प्रकार के कर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष कर से क्या तात्पर्य है, ये जिस व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर लगता है उसी को पे करना पड़ता है, अर्थात इसको टाला नहीं जा सकता, इसका एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। कैसे, 2 शब्द आते हैं कर के अंदर, करापात और कराघात। क्या आते हैं, करापात और कराघात। कराघात और करापात, प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। कराघात से तात्पर्य सबसे पहले जो पे करता है और करापात से तात्पर्य अंतिम रूप से जिस पर जाकर के गिरता है। जैसे मान लीजिए कि ये जब पेन बनाया गया है तो इस पर जो इसका उत्पादन करने वाला है उसके द्वारा टैक्स दिया गया है, लेकिन ये धीमे धीमे टैक्स किस तक पहुंच गया, जिसने इसको खरीदा है। अर्थात अंतिम रूप से इस कर को, इस पर जो लगने वाला कर था उसको किसने पे किया है, जो खरीदने वाला है, उपभोक्ता है, उसने पे किया है। तो चूंकि ये उत्पादक से लेकर के ट्रांसफर होता आया है, स्थानांतरित होता है किस तक, उपभोक्ता तक, तो इसको टाला जाना संभव था, इसका हस्तांतरण या इसको ट्रांसफर किया जाना संभव था। तो ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा उस टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स किसने पे किया है, कैसे पे किया है, किसने लिया है, हमें उससे प्रारंभ वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। हमने अंतिम रूप से इसको पे किया है, तो जो टैक्स लेने वाला था उसका हमारा डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर है, जैसे आय कर हो गया, तो जिस व्यक्ति की आय है उसी को देना पड़ेगा, दूसरा नहीं पे करेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए मेरी इनकम पर आय कर लगा है तो वो मैं दूसरे से नहीं ले सकता, दूसरे को स्थानांतरित नहीं कर सकता, दूसरे की तरफ उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी इनकम पर लगा है, मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो अप्रत्यक्ष कर में कराघात किसी दूसरे व्यक्ति पर होता है और अंतिम रूप से करापात, अर्थात अंतिम रूप से जो पे करता है उसको करापात कहते हैं। तो कराघात और करापात प्रत्यक्ष कर में एक ही व्यक्ति पर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर में अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। तो ये हो गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब क्या अवधारणा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की, देखिए सकल अप्रत्यक्ष कर में से यदि अनुदान घटा दिया जाए। अब अनुदान क्या है, सब्सिडी बोलते हैं इसको। मान लीजिए किसी वस्तु की लागत है 10 रुपए, सरकार के द्वारा उस पर 5 रुपए कर लगा दिया गया, अब वस्तु कितने की हो गई, 15 रुपए की। तो ये क्या था, 10 रुपए उसकी लागत है, 5 रुपए उस पर सकल अप्रत्यक्ष कर है। अभी वस्तु है और उस पर लगाया गया कर है, वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि अंतिम रूप से किसको पे करना है, उपभोक्ता को पे करना है। एक बार इसने उत्पादक ने पे कर दिया, लेकिन वो क्या करता जाएगा, ट्रांसफर करता जाएगा, और अंतिम रूप से किसको देना होगा, जो व्यक्ति इस वस्तु को खरीदेगा। अब ये वस्तु 15 रुपए की हो गई, ऐसे लगा कि ये महंगी हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस वस्तु के निर्माता का या उत्पादक को 2 रुपए सब्सिडी दे दी, अनुदान दे दिया। अब ये वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, 13 रुपए की। इसकी कीमत कितनी होगी, 13 रुपए। तो देखिए उसने पे किया था कर कितना, 5 रुपए,
₹2 कितनी हो क्या हो गई, सब्सिडी या अनुदान हो गया। अब वास्तव में कर कितना पे किया उसने, 5 - 2 बराबर कितने रुपए, ₹3। तो ये 3 क्या है, ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है या शुद्ध परोक्ष कर है। परोक्ष या अप्रत्यक्ष एक ही बात है। तो यदि सकल अप्रत्यक्ष कर में से जो कितना था ₹5, अनुदान को घटा दिया जो कितना था ₹2, तो क्या बचेगा हमारे पास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच जाएगा। तो ये एक उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझा है। तो ये था लेसन राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं, जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।